लोहड़ी का पवित्र त्यौहार भी आ रहा है, उसकी भी बहुत सी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पे सब साथी यहाँ पे जुटे हुए हैं एक अति महत्वपूर्ण विषय के लिए। और हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह जी, और आज इस विशेष मौके पर जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे और हमारे हरि सिंह चीफ जी, जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, सीनियर लीडर हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जो टीम जो गठित की गई है जिला कठुआ के लिए, उसमें हमारे साथ शशि शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, ये भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को वो जो ज़िले में यहाँ रहेगी उसके कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में हमारे बबुल गुप्ता जी सीनियर साथी हैं हमारे, ये वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के। परमजीत सिंह पम्मर जी हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, जोगराज जी, रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, केंद्र सिंह पप्पू जी, रोबिन जी, और बाकी जितने भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और साथी साहिबान हैं। जैसा कि आपको याद है कि दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी जो रोजगार की योजना थी वो मनरेगा थी। और 2002 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि गांव के आखिरी आदमी तक कैसे रोजगार की सुविधा दी जाए, और 100 दिन के रोजगार की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पार्लियामेंट में जो अध्यादेश सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन थी जो पास किया गया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट उस समय के चौधरी लाल सिंह जी भी संसद में थे, और एक बहुत बड़ा कानून जो था वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी रोजगार की योजना शुरू की गई महात्मा गांधी जी का नाम से, ताकि उसकी सेंटिटी बनी रहे, और सब इसी तरह किया गया। और एक ये योजना नहीं थी कि गारंटी एक्ट बना था, और उसे लेकर हमारे गांव में देहात में आपने देखा होगा कि हर आदमी 100 दिन का रोजगार लेता था और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहा था और अपने गांव में विकास भी कर रहा था। और जिस तरह रात के अंधेरे में पहले तो हम यही सोचते थे कि किस तरह इस एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने शहरों के नाम बदले, परियोजनाओं के नाम बदले, नेताओं के नाम पे जो सड़कें हवाई जहाज़ थे वो बदले, फिर उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान को बेचना शुरू किया। किस तरह से पीएसयू वगैरह बेचना शुरू किए, कहीं अडानी अंबानी को औने पौने दामों पे जितने भी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग कंपनी थी उन लोगों ने बेची है। और अब ये इनका हमला है कि नई चीज़ तो इन्होंने कोई शुरू करनी नहीं है, उसका नामकरण करके उसको वीक करके और उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में इन्होंने इस नाम को भी ख़राब किया है। यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बाद पंकज डोगरा को आपकी सबकी तरफ से दोबारा मुबारक देते हैं, और इनका पहला कार्यक्रम जो इस समय बनाया गया है, जो आप सब लोग इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का रुख अपनाया है और गलत नीतियाँ जिस तरीके से शुरू की हैं, मैं समझता हूँ इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है एक्ट, एक होता है योजना, एक होती है स्कीम होती है कहानी, जिसे बोलते हैं कहानी की नहीं की कोई। एक्ट होता है कि करना ही पड़ेगी, लागू होगा, हो गया, अब इसके बाद आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसा कानून है। तो कहने का मकसद है अब उस एक्ट को इन्होंने योजना में ले आए, स्कीम में ले आए, और इतना फ्रॉड है ये मैं जानता हूँ। आई वॉज MP दैट टाइम, 2006 में ये पास हुई थी। मेरा उस समय फर्स्ट ईयर टेन्योर चल रहा था, तो मैंने देखा कि बड़े उस पर विस्तार से डिस्कशन हुई थी। ये लोग जो आज इन्होंने योजना बनाई है उस एक्ट में ये भी शामिल थे सारे लोग। इन्होंने भी उस समय तालियां बजा के स्वागत किया था। आज समझ नहीं आई कि इनके पास मेरे हिसाब से कोई काम है नहीं। फिजूल का दे आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कंट्री, और पार्लियामेंट अननेसेसरी ऐसी घटनाएं घटा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि देश को तोड़ने की तरफ लेके जा रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। आप इतने बड़े
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, आपने फ़ोटो लगाए हैं जगह जगह, टोकरियाँ ली हैं, लोगों ने खड़े हैं, आपने टोकरियाँ जगाई ना, आपको लोडे जगाए आप, ये फ़ोटो खिंचा रहे हो आप कि मैंने आपको टोकरी जगा दी, रोज़गार दे दिया। नौकरी दो ना यार, काम देना तो ढंग का दो। और जिस काम की गारंटी नहीं है, जिस काम का मतलब ही नहीं है, आपको पता है कोई स्टेट 40% शेयर नहीं डालती, कहाँ से डालेगी, क्यों डालेगी, नहीं डालेगी तो क्या करोगे यार, स्कीम ख़त्म, कहानी ख़त्म। इसलिए ये सारा मैं कह सकता हूँ ये टोटली फ्रॉड है। पहले एक्ट था और हमारी जब 370 थी तो उस समय यहाँ स्टेट में खुद दोबारा जब उधर डिस्कशन होती थी पार्लियामेंट में, फिर जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ करती थी, फिर यहाँ से दोबारा पास होती थी। तो कहने का मकसद है कई चीज़ें पास होती थी, कई चीज़ें पास नहीं होती थी, और कई बार वो उधर की एक्ट बना हुआ है तो योजनाएँ रह जाती थी। तो कहने का मकसद है इसमें बड़ी गारंटी ये थी कि विद इन द 15 डे उस जिस बंदे का 100 दिन में काम नाम इनलिस्टेड हो गया, उसकी जो भी चाहता है कि मुझे काम करना है, मुझे मजदूरी करनी है, कोई जात, कोई बरादरी, कोई मज़हब, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर, क्वेश्चन नहीं था कि दिहाड़ी लगाने के लिए किसी को इस किस्म का कोई बार से इससे गुजरना पड़ता था। तो कहने का मकसद था वो एक कॉमन से बड़ी सेकुलर सी बड़ी लोगों की पसंद की वो एक्ट था। तो मैं मान सकता हूँ कि वो एक्ट जो बना, उस एक्ट में 10 में भी जम्मू जो स्टेट्स थी वो अपने जो आते थे ना खर्चे, वो यहाँ से डाल के 10% भी अपना फ्री करवा लेती थी। वहाँ होते एक यह सिस्टम होता है, और वो स्कीम मान लो 100% ही वो स्कीम थी जो उस आदमी को मिलती थी। फिर 15 दिन में अगर उसको काम नहीं मिला तो उसको रोजगारी भत्ता दिया जाता था। उस पर उस डिपार्टमेंट पे कानून बनता था ब्लॉक पे कि आप पहले से पैसे दोगे इस बंदे के मजदूर के, जिसने भी केस किया उसके पैसे मिले और विद सूद मिले। ऐसे केस कई देश में हुए हैं। तो कहने का मकसद है लोगों को पहली बार लोगों को ताकत मिली कि मैं भी मजदूर हूँ, लेकिन मेरा भी अधिकार है, मैं काम ले सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस किस्म की योजना बननी और इसके उस पर एक्ट बनना ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मकसद है कि गांव में एक पंच उठता था, लोग कहते थे, एक औरत कहती थी मेरी जो गली है वो काम नहीं कर सकती वहाँ ओपन में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, वो अपने गांव के अपनी गली में वो मजदूरी कर लेती थी। क्या बात है यार, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो अपनी ही गली में काम कर लेगी ना, मैं अपनी गली बना रही हूँ भाई, गली भी बना रही, पैसे भी ले रही। तो 33% उनको इन्वॉल्व किया था, और इक्विपमेंट मशीनरी कोई मतलब नहीं था। आज आपको पता है इक्विपमेंट मशीनरी ने जो इस समय आया है साइंसी युग, इस समय मजदूर की मजदूरी तो छोटी छोटी गलियों में भी ख़त्म होगी, छोटी छोटी नालियाँ भी ख़त्म होगी। उस समय भी जैसे भी छोटी सी लगाते हैं आगे पकड़ तो नाली निकाल लेते हैं, और उसके बाद आके भरने वाले आते हैं तो काम ख़त्म। तो कहने का मकसद है कि वो काम सारा का पूरा काम कौन करता था? वहाँ के लोग, वहाँ के नुमाइंदे करवाते थे। और उसके बाद वो जो उसकी बनती थी पेमेंट, लेबर पेमेंट, अगर उसको अपन टाइमली नहीं दी तो फिर आप उसके ऊपर केस था, डबल उसको पैसे दिए जाते। एक तो ये स्कीम इन्होंने क्या किया, इनकी आदत हो गई, इनको पता नहीं होता। बेसिकली मैं कहता हूँ फुलिश बोल लो, पता ही नहीं है। आप बताओ, इन्होंने IAY ख़त्म की, PMY लाई। IAY का जिसका बड़ा था ना प्लेंथ, वो वही है, जाओ देखो, आप कई जगह जाते हो, यू नो बेटर। कई लिंटल तक पहुँचे हैं, वो लिंटल तक ही हैं। वो सर्दी गर्मी कितने साल हो गए इनको आए हुए शदाइयों को, जिस दिन से इन्होंने IAY ख़त्म की थी और PMY बढ़ाई थी। और PMY के जो केस चल रहे थे SOS, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था, या तो उसी स्कीम में, तो जहाँ आपको PMY में इंक्लूड करना था। वो लोग जो अभी सर्दी गर्मी बरसात जिनके हालात इस किस्म के हुए, उस रिस्पॉन्सिबल, ये बेवकूफ़ नहीं है तो क्या है, इनको ना समझी नहीं तो क्या है। और कॉन्शियसली लोगों का इस किस्म का कत्ल करना, लोगों को मारना, लोगों को खजल करना,
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक वो स्कीम अभी भी इसके जिस दिन से ये आए ना, ये बड़े जिद्दी से लोग हैं, ये कहते हैं दुश्मन टाइप लोग। इन्होंने कोई स्कीम किसकी है? अच्छा वो स्कीम है उसकी है। जो ए नहीं पे बंदा तो आपका जिसने आपको वोट डाला है, आपको पता है मेजॉरिटी वोट इनको पड़े हैं, तो मेजॉरिटी मजदूरों ने वोट इनको दिए होंगे। आप मजदूर की मजदूरी छीन रहे हो, ये मेजॉरिटी के साथ आप जुल्म कर रहे हो। आपके उसके वोट देने का मतलब क्या रहा आपको वोट देने का है? और उस बंदे को आपने उस अगली स्कीम में पीएमवाई में नहीं डाला। नहीं डालने से वो छत के बगैर है और मकान के बगैर, और अगली स्कीम में वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी स्कीम में है। और यही हाल है, मनरेगा में लोगों ने काम किया, मजदूरी की हुई है, दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं, और जिस दिन से आए हैं उस दिन से लेके इस एक्ट का जो हाल इन्होंने किया है, हाल जो किया है, अभी तक लोगों की मजदूरों की पेमेंट बकाया है। मैं पूछना चाहता हूँ जो बकाया पेमेंट है वो किस खाते में जाएगी?